हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम में आपका स्वागत है। आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बंगाली हॉरर फिल्म जेखाने भूतेर भोय, जिसका मतलब है जहां भूतों का डर हो। यह एक बेहतरीन बंगाली हॉरर मूवी है। यह फिल्म कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है जिसका नाम हॉन्टेड गोस्ट मूवी या जेखाने भूतेर भोय है। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7/10। इस मूवी में 3 स्टोरीज हैं जो कि कुछ सच्ची भूत की कहानी और कुछ अर्बन लेजेंड के बारे में बताई गई है, जिसके बारे में हम मूवी के दौरान डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जिनका नाम तारिणीचरण बनर्जी है और वे कोलकाता शहर के ट्राम में बैठकर बालीगंज जा रहे होते हैं। और हमें पता चलता है कि उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, जिस कारण उन्होंने आज तक शादी नहीं की, यानी अभी तक वे बैचलर हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से रोमांचक, विचित्र, रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुनी और उनका अनुभव भी किया है। और यही कहानियाँ सुनने के लिए बालीगंज के कुछ बच्चे उनकी राह देख रहे थे। और थोड़ी ही देर में तारिणीचरण वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें देख सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और एक चाय के साथ तारिणीचरण कहानी सुनाने लगते हैं। बेसिकली कोलकाता शहर में अधिकतर चर्चा चाय के साथ शुरू होती है, जिसे हम चाय पे चर्चा कहते हैं। पहली कहानी है हलदार्स हॉन्टेड हाउस। कहानी शुरू होती है एक बस में जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर से रघुनाथपुर जा रही होती है। और बस में सीतेश चटर्जी की मुलाकात अनाथ बंधु मित्रा से होती है। और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि सीतेश चटर्जी एक लेखक हैं और एक नए कहानी को लिखने के लिए रघुनाथपुर में अपने एक दोस्त के घर जा रहे हैं। वो घर खाली पड़ा रहता है, जिससे उन्हें अपनी कहानी लिखने के लिए एकांत मिलेगा। और दूसरी तरफ अनाथ बंधु मित्रा असली वजह को छुपाते हुए बताते हैं कि वे रघुनाथपुर सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं। और बातें करते करते बस रघुनाथपुर पहुंच जाती है। फिर उसी दिन दोपहर को मित्रा जी सीतेश और एक स्थानीय क्लब के सेक्रेटरी को लेकर रघुनाथपुर के हल्दर्स हॉन्टेड हाउस के लोकेशन को देखने के लिए निकल जाते हैं। और वहां जाते वक्त अनाथ बंधु मित्रा उन दोनों को अपनी असलियत बताते हैं कि वे एक गोस्ट रिसर्चर हैं जो भारत के बहुत सी जगह को एक्सप्लोर कर चुके हैं, सिर्फ भूत या आत्मा की एक झलक पाने के लिए। और उनके रघुनाथपुर आने का असली मकसद उस हॉन्टेड हाउस में एक रात बिताने का है, जिसे सुन सीतेश और वो सेक्रेटरी चौंक जाते हैं। लेकिन मित्रा जी के बहुत रिक्वेस्ट करने पर दोनों उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर उस हॉन्टेड हाउस के उस कमरे में जाते हैं जहां आज तक जो भी गया वह मारा गया, जिसे देख अनाथ बंधु मित्रा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि शायद उनके बरसों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है और यहाँ शायद उन्हें आत्मा दिख ही जाएगी। शाम को मित्रा जी उन्होंने अपना पब्लिश हुआ आर्टिकल दिखाते हैं जो अमेरिका के एक पब्लिशिंग हाउस ने छापी थी। इससे हमें यह पता चलता है कि वे एक नामी गोस्ट रिसर्चर हैं। और चाय पीते पीते मित्रा जी उन्हें भूतों के बारे में और भी बहुत कुछ बताते हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। दूसरे दिन शाम को मित्रा जी उस हॉन्टेड हाउस में रात बिताने के लिए जाते हैं और सीतेश भी उन्हें मेन गेट तक छोड़ने के लिए जाता है। और दूसरे दिन सुबह को चाय लेकर आने का वादा करता है, क्योंकि अब तक सीतेश को भी इस टॉपिक पर थोड़ी इंटरेस्ट आ गई थी, ये जानने के लिए कि क्या भूत और आत्मा होती भी है कि नहीं। फिर सीतेश वापस अपने दोस्त के घर चला आता है, लेकिन वो रात उन दोनों के लिए एक काली रात थी जहां नींद आना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो काली रात आखिर बीत ही गई। और जैसे ही सवेरा हुआ तो सीतेश चाय का फ्लास्क लेकर उस हॉन्टेड हाउस में मित्रा जी से मिलने चला गया। सवेरे सवेरे गर्मा गर्म चाय पीकर मित्रा जी को बहुत ही अच्छा लगा। फिर मित्रा जी सीतेश के जिज्ञासा भरी नज़रों को देखकर बताते हैं कि उन्हें कल रात को भूत आखिर दिखा, जिसे जानकर सीतेश और भी एक्साइटेड हो गया और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगा। फिर मित्रा जी ने बताया कि पिछली रात को जब वे भूत के आने का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उन्हें बरामदे से एक पुरानी घड़ी के घंटी की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उस टूटे हुए घड़ी से आ रही थी, जिसका मतलब था कि अब भूत आने वाला है। और तभी उन्हें उस कमरे के एक गहरे राज का पता चला, और वो राज सेलिंग के एक लकड़ी के बीम में छुपी हुई है। लेकिन सीतेश को कुछ समझ नहीं आता, तो मित्रा जी कहते हैं कि चलो उस कमरे में जाकर मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझाता हूँ। और सीतेश भी बिना झिझके चला जाता है और कमरे में जाकर देखता है। मित्रा जी पिछली रात को ही मारे गए थे और अब तक सीतेश उनकी भटकती आत्मा से बातें कर रहा था।
यह देख सीतेश वहीं बेहोश हो जाता है। उस घटना के बाद सीतेश ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था और उसे ठीक होने में काफ़ी वक्त लगा। वो हवेली आज भी है जहां अगर कोई सवेरे सवेरे जाए तो उनकी मुलाकात मित्रा जी से हो सकती है। स्थानीय लोग उस हवेली से बहुत डरते हैं और उस हवेली से दूर ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वहां जाए तो उसे भूत दिखाई देगा, लेकिन जिसे भी वहां भूत दिखा वो अपनी आप बीती सुनाने के लिए जिंदा नहीं बचा। एक थियरी यह कहती है कि भूत या आत्मा उन जगहों पर रहती है या बसेरा कर लेती है जहां काफ़ी वक्त से किसी इंसान का आना जाना ना हो। उन जगहों पर आत्मा की ताकत अधिक होती है बजाय उन जगहों के जहां लोगों का आना जा लगा रहता है। उन जगहों पर आत्मा की ताकत कम रहती है और वो सिर्फ लोगों को अपने होने का एहसास करा सकती है, क्योंकि आत्मा को ताकत नेगेटिव एनर्जी से मिलती है और इंसान के होने या ना होने से नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी पर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिस कारण एक शांत जगह पर आत्मा को नेगेटिव एनर्जी से अपनी ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। अगली कहानी में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में और भी डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ, जो है एवरग्रीन लॉज ऑफ कालिम्पोंग। कहानी शुरू होती है दो कॉलेज फ्रेंड्स से, जिनमें से एक का नाम था अनिकेंदो भौमिक, जो कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करके कालिम्पोंग शहर में बस गया था और यहीं एक ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस करता था। और दूसरा व्यक्ति था रंजन सेन गुप्ता, जो कोलकाता शहर में ही रहता था और एक बैंक में नौकरी करता था। रंजन अभी तक बैचलर था और उसका सिर्फ एक ही शौक या पैशन भी कह सकते हैं, जो था पुरानी किताबें और डायरीज खरीदना। दोनों दोस्त बरसों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। अनिकेंदो का आलीशान बंगला देखकर रंजन बहुत खुश हुआ, यह जानकर कि उसके दोस्त का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। फिर उसी रात को डिनर के बाद अनिकेंदो अपने दोस्त रंजन से उसके कालिम्पोंग शहर में आने का कारण पूछता है। तब रंजन अनिकेंदो को बताता है कि उसने एक डायरी खरीदी है जो किसी मिस्टर ब्राउन की है, जो लगभग 100 साल पहले इस कालिम्पोंग शहर में ही रहते थे और उनके घर का नाम था एवरग्रीन लॉज, जिसे देखने और एक शाम वहां बिताने के लिए रंजन कालिम्पोंग शहर में आया हुआ था। रंजन की बात सुनकर अनिकेंदो को उसके उस घर में शाम बिताने का कारण समझ में नहीं आ रहा था। ये देख रंजन बताता है कि मिस्टर ब्राउन के डायरी में साइमंड नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, लेकिन साइमंड से मिस्टर ब्राउन के असली रिश्ते के बारे में डायरी में कुछ नहीं बताया गया कि साइमंड उनके बेटे थे, रिश्तेदार थे या दोस्त। लेकिन उस डायरी में मिस्टर ब्राउन और साइमंड के एक अटूट रिश्ते के बारे में बताया गया है और साइमंड के मौत के बारे में भी बताया गया है, जिसके बाद से मिस्टर ब्राउन बहुत दुखी और बीमार रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद मिस्टर ब्राउन को साइमंड का भूत हर शाम को मिलने आने लगा, जिसके बाद मिस्टर ब्राउन बहुत खुश रहने लगे और फिर एक दिन वे भी चल बसे। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट के दौरान रंजन ने बताया कि वो एक शाम उस एवरग्रीन लॉज में रहना चाहता है ताकि वो साइमंड के भूत को देख सके, अगर वो आज भी अस्तित्व में है तो। अनिकेंदो भूत और आत्मा से बहुत डरता था, जिस कारण वो रंजन को वहाँ जाने से मना करता है। तब तक वहाँ पर ऋषिकेश बनर्जी भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें अनिकेंदो ने पिछली रात को रंजन के एवरग्रीन लॉज के बारे में बताया था। रंजन की बात सुनकर ऋषिकेश बनर्जी भी उस एवरग्रीन लॉज में एक शाम बिताने के लिए राज़ी हो जाते हैं और दोनों मिलकर अनिकेंदो को भी जाने के लिए मना लेते हैं और उसी शाम वे लोग एवरग्रीन लॉज के लिए निकल जाते हैं। शाम का वक्त था और वो एवरग्रीन लॉज एक खंडहरनुमा इमारत लग रहा था, जहाँ काफ़ी वक्त से किसी इंसान के पैर नहीं पड़े थे। अनिकेंदो और ऋषिकेश रंजन के निर्देश अनुसार उस घर के एक कमरे में जाते हैं। अंदर जाकर रंजन बताता है कि यही वो कमरा है जहां साइमंड फायर साइड के पास एक हाई बैक चेयर पर बैठा रहता था और वे लोग उसी कमरे में बैठ जाते हैं और इंतज़ार करने लगते हैं। शाम होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और वे लोग देखते हैं कि एक काली बिल्ली कमरे के बाहर घूम रही है, जिसे देख अनिकेंदो डर जाता है। लेकिन ऋषिकेश बोलते हैं कि यह तो सिर्फ एक काली बिल्ली है जो वहीं जाता है जहां भूत होते हैं। उन लोगों का हंसी मजाक चल ही रहा था कि तभी बाहर अंधेरे से किसी के ठकठकाने की आवाज़ सुनाई दी और उनकी हंसी एक खामोशी में बदल गई। वे लोग धीरे धीरे बाहर जाकर देखते हैं कि एक काला साया उस घर के दरवाजे पर खड़ा है, जिसे देख सबके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। फिर भी हिम्मत करके वे तीनों आगे गए और देखा कि वो कोई भूत नहीं बल्कि डॉक्टर लार्किन हैं, जो रात को उस जगह टहल रहे थे और ऋषिकेश की जीप को देखकर अंदर चले आए थे। उनसे बातचीत करके लार्किन चले जाते हैं और वे लोग भी एक राहत की सांस लेकर वापस जाकर कार्ड्स खेलने लगते हैं।
कि तभी अंधेरे में दो आंखें उन्हें देखने लगती हैं, जिसे देख वे तीनों बहुत डर जाते हैं। लेकिन वो वही काली बिल्ली थी जो बाहर घूम रही थी, जिसे देख तीनों हंसने लगते हैं। लेकिन वो बिल्ली धीरे धीरे कमरे के अंदर आ जाती है और तभी फायरप्लेस में अपने आप आग जलनी शुरू हो जाती है और एक हाई बैक चेयर दिखती है जिस पर वो बैठ जाता है और एक भयानक आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगती है, साइमन यू आर बैक, साइमन यू आर बैक। वो एवरग्रीन लॉज आज भी कालिम्पोंग में है, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने उस ब्लैक कैट को वहाँ देखा है जो अचानक उनके सामने गायब भी हो जाता है। वो हाउस हॉन्टेड हाउस के नाम से प्रचलित तो नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी एक बिल्ली की आत्मा भटकती है। वैसे शुक्र है कि सिर्फ एक बिल्ली की आत्मा है, मिस्टर ब्राउन की आत्मा नहीं तो पता नहीं क्या होता। जैसे पिछली कहानी में एक आत्मा ने नेगेटिव एनर्जी की मदद से अपनी ताकत को बढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार इस कहानी में उस बिल्ली की आत्मा ने पॉजिटिव एनर्जी की मदद ली और उसके होने का एहसास करवाया। फिर और भी रिसर्च करने के बाद हमने ये थ्योरी बनाई कि पहले जब सिर्फ मिस्टर ब्राउन वहाँ रहते थे तब बहुत कम इंसान का आना जाना था, जिस कारण उस बिल्ली की आत्मा ने पॉजिटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और मिस्टर ब्राउन को उसके होने का एहसास करवाया। फिर उनके मरने के बाद बहुत से लोग उस घर में रहने लगे, जिस कारण वो बिल्ली किसी किसी को ही कभी कभी दिखता था। लेकिन वो घर शहर से बाहर होने के कारण कोई वहाँ रहना नहीं चाहता था, जिस कारण उस बिल्ली की आत्मा को काफ़ी समय मिल गया पॉजिटिव एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए और फिर उस घर में घूमने लगी। यह सिर्फ हमारी एक थियरी है। खैर, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ, जो है नंदू दुलाल नंदी की प्रेत आत्मा। कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त में जब भारत में अंग्रेज़ों का राज था। उस वक्त कोलकाता के एक यंग रोमांटिक लेखक थे प्रताप सरकार, जो एक उपन्यास लिखने के लिए ट्रेन से रायपुर जा रहे थे। ताकि उन्हें उनके उपन्यास लिखने के लिए एकांत मिल सके। रायपुर पहुंचकर प्रताप एक किराए के कमरे के लिए निकुंजोपाल से मिलता है। निकुंजोपाल रायपुर के एक बहुत बड़े आदमी थे जिनकी एक कोठी थी और वे वहां आने वाले लोगों को कमरे किराए पर देते थे। लेकिन निकुंजोपाल एक चालाक, कंजूस और शक्की किस्म का व्यक्ति था। निकुंजोपाल से कमरा मिलने के बाद प्रताप सरकार ने अपना उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक रात जब प्रताप देर रात तक लिखने के बाद सोने गया तो तभी एक आकृति उसे कमरे में दिखाई दी, जिसे देख प्रताप बहुत डर गए। उस आकृति ने कहा कि वो एक भूत है और प्रताप से बात करना चाहता है। ये सुनकर प्रताप के तो जैसे होश ही उड़ गए, लेकिन उस भूत से बात करते करते प्रताप को समझ आ गया कि वो भूत उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और प्रताप का डर चला गया। उस भूत ने कहा उसका नाम नंदू दुलाल नंदी है और आज जो कोठी और ज़मीन और जायदाद निकुंजोपाल के पास है वो कभी उसकी थी, लेकिन उसके देहांत के बाद उसके बच्चे और पोते उसकी वो संपत्ति संभाल नहीं पाए और पैसे की कमी के चलते सारी संपत्ति बेचनी पड़ी और अब नंदू दुलाल नंदी का इकलौता वारिस इसी गांव में गरीबों की तरह रहता है। बातचीत करते करते प्रताप एक बीड़ी जलाने के लिए माचिस जला देता है, जिस कारण नंदू दुलाल नंदी का भूत वहां से गायब हो जाता है और उसकी कहानी अधूरी रह जाती है। अब तक प्रताप को भी नंदू दुलाल नंदी की कहानी में दिलचस्पी आ गई थी, लेकिन उस भूत के इस तरह से अचानक जाने से वो दुखी हो गया। दूसरे दिन सुबह को प्रताप गांव में घूम रहा था कि तभी उसने एक गांव की लड़की दिखी, जिसे देख प्रताप उस पर मोहित हो गया, लेकिन कुछ कह ना सका। फिर शाम हो गई और नंदू दुलाल नंदी का भूत फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार चांद की रोशनी में उनका चेहरा अच्छी तरह से दिख रहा था। उस शाम नंदू दुलाल नंदी और प्रताप के बीच और भी बातें हुई और वे लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान पाए। और जब नंदू दुलाल नंदी को लगा कि प्रताप एक सज्जन इंसान है, तब उसने उसके आत्मा के भटकने का राज बताया। नंदू दुलाल नंदी ने बताया कि उसने मरने से पहले उस कोठी के नीम के पेड़ के नीचे एक घड़े में सोने के सिक्के छुपाए थे, जिसकी वो मरने के बाद से रक्षा कर रहा है, ताकि कोई सज्जन व्यक्ति उसे मिले जो उस घड़े को उसके परिवार वालों के पास पहुंचा दे। पहले तो प्रताप नहीं माना, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि वो इस गांव का नहीं है, और दूसरा, अगर वो पकड़ा गया तो गांव वाले उसे चोर समझ के मारेंगे। लेकिन फिर प्रताप ने सोचा
कि अगर उसे भी उस सोने के सिक्के में से हिस्सा मिले तो गांव की उस लड़की से शादी कर लेगा। ये सोचकर प्रताप बोलता है कि वो नंदू दुलाल नंदी की मदद करेगा और उस घड़े को वहाँ से निकालकर उसके परिवार वालों के पास पहुँचा देगा, लेकिन उसे भी सोने के सिक्कों में से हिस्सा चाहिए। नंदू दुलाल नंदी मान जाता है और उसी रात को वे दोनों मिलकर बड़ी ही मुश्किल से वो घड़ा निकाल लाते हैं। और दूसरे दिन सुबह प्रताप अपना हिस्सा रखकर बाकी के सिक्के लेकर गोपी दुलाल नंदी के घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर प्रताप देखता है कि नंदू दुलाल नंदी की परपोती कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिससे वो शादी करना चाहता है। यह जानकर प्रताप बहुत खुश होता है और गोपी दुलाल नंदी से उसकी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे गोपी दुलाल नंदी मना नहीं कर पाता और दोनों की शादी हो जाती है और नंदू दुलाल नंदी की आत्मा को शांति मिल जाती है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यह एक सुनी सुनाई कहानी है जिसमें एक व्यक्ति एक गांव में जाता है जहां उसे एक खजाना मिलता है और उस खजाने से वह उसी गांव की एक लड़की से शादी करता है। अब यह खजाना उसे किसी भूत ने दिया था या उसे खुद से मिला था, ये किसी को ठीक से नहीं पता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में।